इस तरह तो होना था, ऐसा हंगामा तो अब बर्पा किया ही जाना है। ये सारा खेल सजाया ही इसीलिए गया है। ये मेला जिस चादर को छुपने के लिए लगाया गया है वो ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान की सालमियत, बका और इस्तेहकाम की चादर है। इस मुल्क के 50 साल से गिरवी शुदा नाम नेहाद इक्तिदार आला पर मुकम्मल कब्जे पर बड़ी ताकतों में जंग उस दिन से शुरू हो गई थी जब 11 अक्टूबर 2011 को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन का फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में मजमून अमेरिकाज पैसिफिक सेंचुरी, अमरीका की बहरुल काहिल में अगली सदी के उन्वान से शाया हुआ था। इस मजमून में उसने तमाम अमरीकी थिंक टैंकों की मुरतब करदा खारिजा और अस्करी पॉलिसी का वाज़ेह खाका बताया था। उसने लिखा था कि आइंदा सदी की अमरीकी सियासत और खारिजा पॉलिसी का मरकज अफगानिस्तान और इराक के बजाय एशिया होगा, जिसकी बुनियादी वजह उभरती हुई आलमी कुव्वत चीन की मुआशी और जुग्राफियाई नाकाबंदी है। ठीक 8 साल बाद 4 नवंबर 2019 को अमरीकी अस्करी कुव्वत के मरकज पेंटागन ने अपनी इस पॉलिसी के मरकजो महवर एशिया का हुदूद अरबा भी बता दिया कि अब अमरीका बहरे हिंद और बहरुल काहिल के समुद्रों पर मुकम्मल इख्तियार और कब्जे की जंग में दाखिल हो रहा है। उसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम दिया गया। ये हिकमत अमली इस वक्त दुनिया को एक बार फिर दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान जंग की तरफ कुशा कुशा लेकर आ चुकी है और अमरीकी इस जंग में अपने किसी भी हदफ को छुपा नहीं रहे। उनके नजदीक इस दुनिया के वसाइल, आबी और बहरी रास्तों और उन रास्तों से वाबस्ता मईशत को अपने ताबे करने के लिए उन्हें गुज़श्ता 20 सालों से दुनिया के नक्शे पर मुआशी कुव्वत बनकर उभरने वाले चीन को रोकना है और उसके हर इत्तेहादी का सर कुचलना है, खा वो एक बार फिर से उभरती हुई कुव्वत रूस क्यों ना हो। जिन दो मुल्कों को रूस और चीन की शहरक समझा जाता है और जिनका जुग्राफियाई महल्ले वकू चीन और रूस के लिए इस कदर अहम है कि जैसे इन मईशतों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो, वो यूक्रेन और पाकिस्तान है। यूक्रेन से बहरे अस्वद की नाकाबंदी हो सकती है और पाकिस्तान से बुहैरा अरब और बहरे हिंद का रास्ता रोका जा सकता है। दोनों ही रूस और चीन की मईशतों के लिए लाइफ लाइन है। यूक्रेन को पाकिस्तान में ताजा बर्पा होने वाले सियासी तमाशे से 6 साल पहले गुजारा जा चुका है और आज हम पर भी वही हिकमत अमली आजमाई जा रही है। सोवियत यूनियन से आजादी के बाद अमरीकी CIA ने कमाल मेहनत और वसी सरमाए की मदद से यूक्रेन में एक ऐसी सियासी क़यादत को जन्म दिया जिसके दिलो दिमाग यूरोप के हक में खरीद लिए गए थे। इसके लिए उन्होंने इस मुल्क के उस कौम परस्ताना तनाज़े को इस्तेमाल किया जो वहां आबाद 23% रूसी और 77% यूक्रेनी अवाम के दरमियान मौजूद था। यूक्रेन पर आजादी के बाद से हमेशा से ऐसे सियासी गिरोह की हुक्मरानी रही है जो रूस की जानिब अपना रुझान रखता था। इस पार्टी का विक्टर याकोविच जब 2004 में बरसरे इक्तिदार आया तो अपने खास हथकंडे को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसके खिलाफ फैसला लिया गया जिसने इलेक्शनों को धांधली ज़दा करार दिया। अब यूरोप नवाज ऑपोजिशन के हाथ में अदालती फैसले का एक ऐसा हथियार आ गया जिसकी मदद से उनके लीडर यशचेंको ने जलसों, जुलूसों और धरनों का आगाज कर दिया, लेकिन फिर वो अचानक शदीद बीमार पड़ गया। एक हमदर्दी का नारा बुलंद किया गया कि उसे रूस की खुफिया एजेंसी ने जहर देकर हलाक करने की कोशिश की है। इसी ड्रामे, हंगामों और जहर खुरानी से पैदा होने वाली हमदर्दी के जज्बात ने उसे इक्तिदार की कुर्सी पर पहुंचा दिया और रूस का हमदर्द सदर विक्टर यानुकोविच ऑपोजिशन में चला गया। यूक्रेन में सियासी क़यादत खरीद कर अवामी जज्बात बरअंगेख्ता करके इक्तिदार की तब्दीली को दुनिया भर के दानिश्वर जर्द इनकलाब कहते हैं। ऑपोजिशन की इस तहरीक को जिन आलमी डोनर्स और यूरोपीय ममालिक के इदारों ने बराह रास्त सरमाया फराहम किया उनमें अमरीका का स्टेट डिपार्टमेंट, USAID, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, फ्रीडम हाउस, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जॉर्ज सोरो, ओपन सिक्योरिटी शामिल थे। जबकि 1988 से ही अमेरिका का नेशनल एंडोमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी यूक्रेन की सियासी पार्टियों को खुफिया तौर पर सरमाया फराहम करता चला आ रहा था। जब इन बिकाऊ सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद और मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए रूस के हिमायत याफ्ता सदर का तख्ता उलट दिया तो गार्डियन के जरिए उन तमाम गैर मुल्की इदारों के नाम भी शाया करवा दिए गए जो इस जर्द इनकलाब में फंड मुहैया करते थे। ये होती है दीदा दिलेरी। अब रूस को खतरे का एहसास हुआ और उसने भी यूक्रेन की सियासत में उसी तरह हिस्सा लेना शुरू कर दिया जैसे यूरोप और अमेरिका लेते हैं। एक ऐसी कशमकश शुरू हो गई जिसके नतीजे में रूस का हिमायत याफ्ता विक्टर यानुकोविच एक बार फिर 2010 में बरसरे इक्तिदार आ गया। अब अमेरिका ने गुज़श्ता 10 सालों से सियासी पार्टियों और NGOs को दिए गए फंड से तमाशा लगाना शुरू किया। इन सियासी पार्टियों ने अपने वर्करों को आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर लाना शुरू किया जिनका नारा यह था कि हमें रूस को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए। दूसरी जानिब सदर याकोविच के हामी भी रूस की हिमायत में सड़कों पर निकलना शुरू हुए और पूरे मुल्क में एक तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। जब नवंबर 2013 में मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक खुलकर सामने आ गए। उनके सफीर ऑपोजिशन रहनुमाओं से न सिर्फ खुलकर मुलाकातें करने लगे बल्कि यूरोपीय यूनियन की हिमायत में निकाले जाने वाले जुलूसों और धरनों में भी खुलेआम शिरकत करने लगे। उसके बाद मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त का कारोबार अमरीकी सरमाए से शुरू हुआ। रूस
اس کے منظور نظر صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ اس نے ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس اور فوج میں امریکی سرمایہ کے زور پر بنائی گئی لابی نے ہنگاموں پر قابو پانے والے تمام قوانین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ دارالحکومت کیف کی سڑکوں پر لڑائی شروع ہوئی، 98 لوگ مارے گئے، 15,000 زخمی اور 100 لوگ لاپتہ ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی قوم کو خون خرابے سے بچانے کے لیے یوکووچ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، نئے الیکشن کا اعلان کیا، استعفیٰ دیا اور روانہ ہو گیا۔ یوکرین کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے موجودہ حالات کو رکھ کر دیکھیں اور تمام تعصبات کو ذہن سے نکال کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر چند دن بعد عمران خان کے متوالے اور اپوزیشن کے جیالے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کچھ کیا یا کروایا جا سکتا ہے۔ امریکی پالیسی کے حوالے سے یوکرین اور پاکستان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ امریکہ یوکرین کو ایک پرامن اور اپنا اتحادی ملک بنا کر اپنا حلیف رکھنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان کے بارے میں اس کی پالیسی یہ ہے کہ اسے مسلسل عدم استحکام کا شکار، معاشی طور پر پسماندہ اور مستقل افراتفری کا شکار ملک بنایا جائے۔ ایسے میں قوت و اقتدار کی وہ جنگ جو امریکہ نے اگلی پوری صدی کے لیے چین کے خلاف شروع کر رکھی ہے، اس میں پاکستان اب ایک عالمی کھینچا تانی کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ ایک خونریز ہنگامے کی دیر ہے، ایک چنگاری کے سلگنے کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں نہ سیاست بچے گی، نہ سیاست دان، نظام بچے گا اور نہ نظام کے پروردہ وہی رہے گا جو اس کشمکش میں جیتے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، اور جب جنگ کسی نظریے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اقتدار اور غلبے کے لیے ہو تو پھر وہاں وہی جیتتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔